हेलो स्टूडेंट्स, स्टे होम स्टे सेफ। आज हम बात कर रहे हैं वर्ब पर, जो बहुत बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम कंफ्यूज करती हैं, इनकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, थर्ड फॉर्म क्या होगी और इन वर्ब्स का जो यूज़ है वो कहाँ पर होगा। तो मैं कुछ आपको वर्ब्स बता रही हूँ जो बहुत बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं। तो आप लोग ध्यान दें कि किस तरीके से इन वर्ब का मीनिंग होगा और कहाँ पर इनको यूज़ किया जाएगा। जैसे फर्स्ट वर्ब है रेंड, REND। ध्यान रखें, इस वर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ को उखाड़ना। उखाड़ना बोलते हैं, यानी कि जैसे प्लांट्स वगैरह को क्या कर दिया जाए, उखाड़ दिया जाए। अब यहीं पर एक और वर्ब है दैट इज़ रेंट, RENT। इसका मतलब होता है किराए पर किसी चीज़ को लेना। रेंट का मतलब ध्यान रखें। अब अगर रेंट REND वर्ब के फॉर्म में है तो इसकी जो सेकंड फॉर्म बनती है, मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म भी बता रही हूँ, ये फर्स्ट फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी बता रही हूँ। तो जब इसकी सेकंड फॉर्म बनती है वो बनती है रेंट और थर्ड फॉर्म बनती है रेंट। बेटा यही कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पर देखिए तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसका मीनिंग चेंज हो रहा है। अब अगर हम इस वर्ब की फॉर्म की बात करें तो इसकी सेकंड फॉर्म बनती है रेंटेड और थर्ड फॉर्म भी बनती है रेंटेड। तो ये आप चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसका क्या मीनिंग निकलता है और सेंटेंस के अंदर उनको कैसे यूज़ किया जाए। जैसे अ चाइल्ड रेंट अ प्लांट yesterday। तो अब आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दें। अब प्लांट की बात हो रही है तो प्लांट को तो किराए पर उसने नहीं लिया होगा, तो यानी कि यहाँ पर ये जो रेंट है दैट इज सेकंड फॉर्म ऑफ रेंट, जिसका मतलब उखाड़ना। एक बच्चे ने क्या किया, और येस्टरडे भी दिया हुआ है। तो जब भी येस्टरडे की अगर मैं बात करूं तो येस्टरडे हमेशा सिंपल पास्ट के साथ फॉलो होता है। तो यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, क्योंकि अ चाइल्ड होता तो रेंट्स होना चाहिए था, रेंट्स नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये ऑब्वियस हो गया कि REND रेंट की सेकंड फॉर्म है रेंट, जिसका मतलब उखाड़ना। उसने उखाड़ा एक पौधे को कल। अब मैं यहीं पर बात करूँ, अ पर्सन rented a house। अब यहाँ पर मैंने दिया है आपको क्या, रेंटेड। तो ये रेंटेड अब कौन सी फॉर्म हो गई, ये इस रेंट की, जिसका मतलब उसने किराए पर एक घर को लिया एक व्यक्ति ने। तो ये जो वर्ब्स हैं ये बहुत बार कंफ्यूज करती हैं कि क्या इनका मीनिंग निकल सकता है। मैं देखिए उसी अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपको कि दोनों वर्ब्स जो है किस तरीके से सेकंड फॉर्म इनका बनता है और थर्ड फॉर्म बनता है। चलिए एक और वर्ब मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हम जर्नल देखते हैं सी का मतलब क्या होता है, देखना। और जो इसकी सेकंड फॉर्म बनती है, ये फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म बनती है सो। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे कि मैम ये तो क्लियर है, चलिए, लेकिन इसी के अंदर अगर मैं सो वर्ब दे दूं तो जो सो है वो सेकंड फॉर्म के रूप में हो गई सी की। लेकिन यहाँ पर सो जो है उसका मतलब काटना होता है। अब सो का और भी मतलब होते हैं बेटा, जैसे तो एक और वर्ब आपको मैं बता रही हूँ दैट इज़, इसकी एरर एग्ज़ाम में बहुत बार दी गई है, फाउंड। और यहाँ पर एक और वर्ब फाइंड। तो देखिए बेटा 6 वर्ब हो गई, आप इनकी फॉर्म भी याद रखें। तो जब फाउंड होगा तो इसका मतलब स्थापित करना होता है, और
जो इसकी सेकंड फॉर्म बनती है उसका मतलब जो फॉर्म बनेगी दैट इज़ फाउंडेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जो थर्ड फॉर्म बनेगी उसका भी फाउंडेड ही फॉर्म होगा, मतलब रूप होगा। लेकिन जब मैं फाइंड की बात करूं तो फाइंड का मतलब प्राप्त करना होता है। तो जब इसकी सेकंड फॉर्म की अगर बात करते हैं तो वो बनता है बेटा फाउंड, और थर्ड फॉर्म भी बनती है फाउंड। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ब है। ये जो है सेंटेंसेस के अंदर बहुत बार फाउंडेड की सिचुएशन को मतलब एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो देखिए सेंटेंस लिख रही हूँ, आई फाउंडेड ग्रेड अप इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर मैंने लिखा आई फाउंडेड ग्रेड अप इंस्टीट्यूट। अब एक और सेंटेंस लिख रही हूँ यहाँ पर, जैसे शी फाउंडेड अ बैग इन द हॉल। देखें, आई फाउंडेड ग्रेड अप इंस्टीट्यूट, तो आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर फाउंडेड सेंटेंस के अंदर करेक्ट है, जिसका मतलब क्या है, स्थापित करना। लेकिन अगर मैं सेंटेंस सेकंड की बात करूँ, शी फाउंडेड अ बैग इन द हॉल, तो क्या ये सही है? बैग को क्या स्थापित किया जाएगा? नहीं। तो यहाँ पर बैग को प्राप्त करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर फाउंडेड की जगह पर किसका यूज़ होगा? फाउंड का। ओनली फाउंड वर्ब का यूज़ होगा, फाउंडेड का नहीं होगा। तो ये जो है वर्ब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो एरर है वो एग्ज़ाम में, बैंक के एग्ज़ाम में भी कई बार पूछी गई है, उसके अलावा जो है एनडीए के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान। तो एक और वर्ब आपको मैं बता रही हूँ, दैट इज़, इसकी एरर एग्ज़ाम में बहुत बार दी गई है, फाउंड, और यहाँ पर एक और वर्ब फाइंड। तो देखिए बेटा 6 वर्ब हो गई, आप इनकी फॉर्म भी याद रखें। तो जब फाउंड होगा तो इसका मतलब स्थापित करना होता है, और जो इसकी सेकंड फॉर्म बनती है उसका मतलब जो फॉर्म बनेगी दैट इज़ फाउंडेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जो थर्ड फॉर्म बनेगी उसका भी फाउंडेड ही फॉर्म होगा, मतलब रूप होगा। लेकिन जब मैं फाइंड की बात करूं तो फाइंड का मतलब प्राप्त करना होता है। तो जब इसकी सेकंड फॉर्म की अगर बात करते हैं तो वो बनता है बेटा फाउंड, और थर्ड फॉर्म भी बनती है फाउंड। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ब है। ये जो है सेंटेंसेस के अंदर बहुत बार फाउंडेड की सिचुएशन को मतलब एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो देखिए सेंटेंस लिख रही हूँ, आई फाउंडेड ग्रेड अप इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर मैंने लिखा आई फाउंडेड ग्रेड अप इंस्टीट्यूट। अब एक और सेंटेंस लिख रही हूँ यहाँ पर, जैसे शी फाउंडेड अ बैग इन द हॉल। देखें, आई फाउंडेड ग्रेड अप इंस्टीट्यूट, तो आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर फाउंडेड सेंटेंस के अंदर करेक्ट है, जिसका मतलब क्या है, स्थापित करना। लेकिन अगर मैं सेंटेंस सेकंड की बात करूँ, शी फाउंडेड अ बैग इन द हॉल, तो क्या ये सही है? बैग को क्या स्थापित किया जाएगा? नहीं। तो यहाँ पर बैग को प्राप्त करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर फाउंडेड की जगह पर किसका यूज़ होगा? फाउंड का। ओनली फाउंड वर्ब का यूज़ होगा,
फाउंडेड का नहीं होगा। तो ये जो है वर्ब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो एरर है वो एग्ज़ाम में, बैंक के एग्ज़ाम में भी कई बार पूछी गई है, उसके अलावा जो है एनडीए के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखें। तो यहाँ पर बेटा ये जो वर्ब मैंने अभी आपको बता रही हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। अगर लाई की बात करें तो लाई, LIE, लाई का मतलब होता है जैसे कि झूठ बोलना, और इसकी जो सेकंड फॉर्म बनेगी वो बनेगी क्या बेटा, लाइड, और थर्ड फॉर्म भी बनती है लाइड। अगर मैं लाई की बात करूं जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है लेटना, और सेकंड फॉर्म बनती है ले और लेन। अगर मैं नेक्स्ट वर्ब की बात करूं तो ले, लेड और लेड इसकी थर्ड फॉर्म बनती है। अब सेंटेंस में भी देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। ये आपको जो मैंने डिफरेंस बताया वो भी ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट, ये तो कंडीशन आपको क्लियर होगी कि जब झूठ बोलना का अर्थ होगा तो लाई और लाइड, लाइड ये सेकंड और थर्ड फॉर्म बनेगी। अब इसमें आप देख रहे हो LIE लाई और ले बन रही है, और यहाँ पर ले एज अ सेकंड फॉर्म है लाई की, और ले यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ पर ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, साथ में ये ध्यान रखना है कि जो ले जो वर्ब है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने साथ में किसको लेगी, ऑब्जेक्ट को। यानी कि ये जो ले वर्ब है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद मैंडेटरी है कि आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे तो मीनिंग क्लियर नहीं होगा। ये जो डिफरेंस है इसी से आप दोनों वर्ब के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। अगर लाई की बात करें तो लाई जो है बेटा वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए इसके साथ में ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए मैं सेंटेंस में भी आपको क्लियर कर देती हूँ कि इनका यूज़ जो होता है वो कैसे होता है। जैसे ही लाइड मी येस्टरडे, उसने मुझसे झूठ बोला, झूठ कहा उसने, ही लाइड मी येस्टरडे। अब यहीं पर एक वर्ब दे रही हूँ, मतलब सेंटेंस बता रही हूँ आपको। जैसे शी ले डाउन होल नाइट, तो यहाँ पर ले के बाद मैंने प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं हुआ है। तो ये जो ले है वो कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म। आप देखिएगा इसमें समझ में आ जाएगा आपको कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म है ये लाई की, जिसका मतलब है लेटना। वो लेटा रहा सारी रात, है ना, ले डाउन होल नाइट। या फिर कैन यू, अब देखिए मॉडल है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर देखिएगा मैं यूज़ कर रही हूँ लाई। कैन यू लाई माई बुक ऑन द टेबल। सेंटेंस ये लिखा मैंने, कैन यू लाई माई बुक ऑन द टेबल। तो अब माई बुक क्या है बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा, माई बुक इज़ अ ऑब्जेक्ट। और जब ऑब्जेक्ट लगाए हैं तो लाई यूज़ नहीं होगा, क्या यूज़ होगा। अगर मॉडल्स के हिसाब से देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, दैट विल बी ले, यानी कि रखना। क्या आप मेरी जो बुक है वो रख सकते हैं, कहाँ पर, टेबल पर। तो तीनों जो वर्ब्स हैं इसमें आपको क्लियर होगा कि क्या मीनिंग निकलता है। उसके अलावा मेन तो ये दो वर्ब हैं जिसके अंदर बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, तो आप ध्यान से समझिएगा कि LAY ले जिसका मतलब रखना होता है, और ये एक
ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके साथ में ऑब्जेक्ट जरूर आएगा, मैंडेटरी है। और जो लाए है वो एक इनट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। और सेंटेंस को जब आप समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी फॉर्म मुझे यहाँ पर। एक और वर्ब बता रही हूँ बेटा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वर्ब है जैसे कि हैंग, और एक और वर्ब है हैंग। अब देखिए मैंने यहाँ पर दो वर्ब्स लिखी हैं और दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जो ये हैंग है इसकी मैं फॉर्म बना रही हूँ हैंग्ड, और थर्ड फॉर्म हैंग्ड। और इस हैंग की जो सेकंड फॉर्म दैट इज हंग, और थर्ड फॉर्म भी हंग। बहुत ही अच्छे से समझिएगा बेटा कि क्या कंडीशन है। अब दोनों का मीनिंग की बात कर लूँ तो इस हैंग का मतलब होता है लटकाना, किसी भी चीज़ को, पंखे को लटकाना, वॉल के ऊपर किसी पेंटिंग वगैरह को लटकाना। लेकिन जो हैंग जिसकी सेकंड फॉर्म हैंग्ड और हैंग्ड बन रही है उसका मीनिंग देखिएगा फांसी पे लटकाना होता है बेटा, फांसी पर लटकाना। ध्यान से समझे बेटा। तो जब सेंटेंस के अंदर फांसी पर लटकाना का मीनिंग आ रहा हो तो आपको हैंग्ड और हैंग्ड लगाना है। जब किसी चीज़ को लटकाने की बात हो रही हो तो आप इसकी सेकंड फॉर्म हंग और हंग का यूज़ करेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट वर्ब है, इससे रिलेटेड भी सेंटेंस एग्जाम में आया। जैसे एक बात करूँ, द thief and murderer was। अब देखिएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, थीफ की और मर्डरर की। जो मर्डरर है वही क्या है, थीफ है, तो उसको क्या किया जाएगा, फांसी पे लटकाया जाएगा। तो was, और ये सेंटेंस भी पैसिव में है बेटा, was hanged yesterday। ये बहुत ही अच्छे से समझिएगा। ये सेंटेंस जो है was यहाँ पर लगाया मैंने क्योंकि was जो है वो एक पैसिव फॉर्म को यहाँ डिनोट कर रहा है। इसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। अब मैं ऐसे ही एक सेंटेंस की बात कर लूँ, जैसे could you hang this painting on the wall। क्या आप दीवार पे इस पेंटिंग को लटका सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हैंग जो वर्ब है जिसका मतलब ये एज अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और जिसका मतलब क्या होगा, लटकाना, फांसी पे लटकाना। यहाँ पर इसका मीनिंग नहीं निकलेगा। तो मैंने आपको बताया कि हैंग और हैंग की वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या डिफरेंस होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अभी मैं एक और वर्ब आपको बता रही हूँ कि तो मैं आपको नेक्स्ट जो वर्ब बता रही हूँ दैट इज़ टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड फोरकास्ट। इसमें भी बहुत बार बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं कि इनका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या बनता है। तो ध्यान से समझिए बच्चों, एक तो आपको डिफरेंस भी समझना है कि तीनों का यूज़ कहाँ होता है। देखिए टेलीकास्ट को आप याद रखिएगा। वैसे हिंदी में मीनिंग अगर मैं तीनों का देखूं तो प्रसारण ही होता है, लेकिन यूज़ जो होता है वो अलग अलग कंडीशन में होता है। टेलीकास्ट को आप ध्यान रखें, जिस चीज़ का प्रसारण टेलीविज़न पे होता है, और टेलीविज़न का मतलब है कोई भी न्यूज़ हो गई, कुछ भी आप देखिएगा, आप जिसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, उसे टेलीकास्ट कहते हैं, प्रसारण कहते हैं। और ब्रॉडकास्ट की अगर बात करूं तो ये वो प्रसारण होता है जो रेडियो पर होता है, जिसे हम केवल क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, हम देख नहीं सकते। क्या है कंडीशन। और फोरकास्ट की अगर मैं बात करूं तो फोरकास्ट वर्ड तभी यूज़ होता है जब मौसम की भविष्यवाणी की जाती है।
तो ध्यान रखें, इस वर्ड के अंदर फोर भी है। फोर का मतलब होता है पूर्व, यानी पूर्व अनुमान लगाया जाता है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन जो है कंट्री में आने वाली है, तो उसे फोरकास्ट सिचुएशन कहते हैं। ध्यान रखें, मौसम वगैरह की। अब आप कहेंगे कि ये टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट दोनों कोई भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ उसी चीज़ की न्यूज़ होगी जो पूर्व में जिसको अनुमानित किया जाए। चलिए अब वर्ब की फॉर्म की बात कर लूँ तो टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट और फोरकास्ट जो तीनों वर्ब हैं, इनकी तीनों फॉर्म सेम ही बनती है। इसकी भी एरर देते हैं, टेलीकास्टेड मत कीजिएगा, ब्रॉडकास्ट होगी, टेलीकास्ट होगी, टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट की भी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होगी। लेकिन कई बच्चे अभी सोच रहे होंगे कि मैम हमने तो देखा है टेलीकास्टेड। टेलीकास्टेड बेटा वर्ब के फॉर्म में नहीं होता है, वो पार्टिसिपल के फॉर्म में होता है। मैं आने वाले जो मेरे क्लासेस होंगे, सेशन होंगे, उसके अंदर मैं आपको पार्टिसिपल, जेरेंड और इन्फिनेटिव भी बता दूंगी कि क्या होते हैं। लेकिन वो आप अभी इतना सा ध्यान रखिएगा कि विशेषण होते हैं। जैसे कोई आप न्यूज़ वगैरह है जो पहले से जिसका प्रसारण हो चुका हो, तो उसे हम टेलीकास्टेड न्यूज़ कहते हैं। वो टेलीकास्टेड का मतलब प्रसारित हो चुकी है जो चीज़, तो यानी कि वो विशेषण बन जाता है। लेकिन जब वर्ब की बात करते हैं तो तीनों फॉर्म्स जो हैं ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट और फोरकास्ट की सेम होती हैं बेटा। ब्रॉडकास्ट और फोरकास्ट सेंटेंस में इनका यूज़ देख लें कि सेंटेंस में इनका क्या यूज़ हो सकता है। जैसे दिस न्यूज़ was telecasted on television। यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे कि मैम टेलीविज़न पे ही टेलीकास्टेड हुआ है, लेकिन हाँ फिर भी स्पेसिफाई करने के लिए आप लगा सकते हो ऑन टेलीविज़न। तो यहाँ पर देखिएगा टेलीकास्टेड जो हमने यूज़ किया है दैट इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ पर और पर्टिकुलर किसी और न्यूज़ की ही बात कर लें, इसलिए भी हमने यहाँ पर लगाया। तो क्या यूज़ होगा? टेली ओनली कास्ट लगेगा, टेलीकास्टेड नहीं होगा। रेडियो की बात कर लेंगे तो क्या यूज़ हो जाएगा यहाँ पर? ब्रॉडकास्ट। और अगर मौसम की भविष्यवाणी हो रही है तो देखिए दिस न्यूज़ ऑफ वेदर was broadcasted on NDTV। यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा है। तो अब देखिए ब्रॉडकास्टेड का यूज़ नहीं होगा। मौसम की जो वेदर है उसकी मतलब उसके बारे में बताया गया था एनडीटीवी पर, तो यहाँ पर जो है ब्रॉडकास्टेड ना यूज़ करके आप क्या यूज़ करेंगे? ब्रॉडकास्ट। ध्यान रखिएगा आप लोग कि किस तरीके से एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है इन वर्ब के ऊपर। चलिए और मैं आपको वर्ब्स बता रही हूँ। तो एक और इम्पॉर्टेंट आपको वर्ब का पेयर बता रही हूँ। जैसे कि वर्ब है ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब पीसना होता है। ग्राइंडर जैसे हमारे घर में, और इसकी जो सेकंड फॉर्म बनती है दैट इज़ ग्राउंड, और जो थर्ड फॉर्म बनती है वो भी ग्राउंड। लेकिन एक और वर्ब होती है ग्राउंड, जिसका मतलब एक नाउन के फॉर्म में होता है ज़मीन, भूमि का टुकड़ा, पृथ्वी, अर्थ। उसके अलावा एक और होता है ज़मीन पर लाना।
तो वर्ब के फॉर्म में है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ज़मीन पर लाना। तो जो इसकी सेकंड फॉर्म बनती है दैट इज ग्राउंडेड, और थर्ड फॉर्म भी बनती है ग्राउंडेड। बहुत, ये जो वर्ब है वो आपको फाइंड और फाउंड की जैसी ही है, ध्यान रखना है। अब सेंटेंस देख लेते हैं कि कैसे यूज़ होगा। जैसे शी ग्राउंड द वेजिटेबल्स, शी ग्राउंड द वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर ज़मीन पर लाना नहीं है, यहाँ पर है ग्राउंड का मतलब पीसना, उसने जो सब्जियां हैं उनको पीस दिया। यहीं पर शी ग्राउंडेड, देखिए ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी चेक करना होता है। अब बात करें वेजिटेबल्स की, तो वेजिटेबल्स को तो ज़मीन पर नहीं लाया जाएगा ना, गिराना फॉल एक अलग कंडीशन होती है, लेकिन इसमें अगर ग्राउंडेड कर दोगे तो वो सही मीनिंग नहीं होगा। या फिर अब मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर कई बच्चे कहेंगे कि मैम हम इसको फर्स्ट फॉर्म मान लें, तो बेटा फर्स्ट फॉर्म अगर आप मानोगे इसे, तो शी जब है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर यूज़ करोगे तो उसमें ऐसे यस भी लगाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस हो गया ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, सेकेंड फॉर्म, और किसकी, ग्राइंड की। मतलब ये चीज़ें भी ध्यान रखें आप, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगी। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या कंडीशन बनेगी कि आपको सब्जेक्ट को ध्यान में रखना होगा। अगर सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस जरूर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज हम उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ही तो अंतर है, क्योंकि इसकी जो ग्राउंड है वो एज अ सेकेंड फॉर्म है ग्राइंड की। तो ये सेंटेंस से भी आपको क्लियर होगा और सेंटेंस को भी आपको ध्यान रखना है। जैसे शी ग्राउंडेड हिम बिकॉज ही वॉज वेरी एरोगेंट, वो बहुत ज़्यादा घमंडी था, इस वजह से उसने क्या कर दिया, मतलब ज़मीन पर ला दिया कि क्या असलियत में मतलब कंडीशन है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्राउंड का ज़मीन पर लाना। कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो, मैं सिंपल वे में आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता रही हूँ। चलिए कुछ और वर्ब भी देख लेते हैं। तो एक और वर्ब मैं आपको बता रही हूँ दैट इज़ राइज। इससे रिलेटेड भी एग्ज़ाम में बेटा, और ये जितनी भी मैं वर्ब आपको बता रही हूँ वो आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। और ये जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं वर्ब्स, एग्ज़ाम के अंदर भी एरर में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर जो मैं नेक्स्ट आपको वर्ब बता रही हूँ दैट इज़ राइज, और राइज की सेकंड फॉर्म बनती है रोज़ एंड थर्ड फॉर्म इज़ राइजन। और एक और वर्ब बता रही हूँ दैट इज़ रेज, और सेकंड फॉर्म इसकी बनती है रेज्ड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी बनती है रेज्ड। अब हिंदी मीनिंग भी थोड़ा सा समझ लें। राइज का मतलब होता है उदय होना, उगना, उदय होना। और रेज का मतलब होता है उठाना, जैसे किसी मुद्दे को उठाना, हाथ उठाना। तो ये जो है कंडीशन आप ध्यान रखिएगा राइज और रेज में। जैसे क्लास में बोला जाता है रेज योर हैंड्स, या फिर हम बोले रेज योर इश्यूज। आप अपने जो मुद्दे हैं उनको उठा सकते हैं, रेज योर इश्यूज इन द मीटिंग। कोई भी आप सेंटेंस बनाइए बट वर्ब की कंडीशन आप ध्यान रखिए। यहाँ पर एक सेंटेंस और देख लेते हैं राइज का, जैसे कि आप द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ध्यान रखें, तो यहाँ पर राइजेस का मतलब क्या है, यानी कि उगना, उदय होना। जैसे शी
started to rise, raise नहीं आएगा, from her chair, तो यहाँ पर उसने उठने की मतलब कोशिश की, तो यहाँ पर she started to rise फ्रॉम हर चेयर, तो यहाँ रेज मत कर दीजिएगा, रेज का मतलब तो उठाना हो गया, उदय होना या उगने की कोशिश की कंडीशन यहाँ पर ये कह रहे हैं। और यहाँ पर भी आपको क्लियर है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, राइजेस, ठीक है। तो यहाँ पर राइज और रेज में ये डिफरेंस होता है और इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड भी एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर पूछा जाता है। आई होप आपको वर्ब जितनी भी मैंने बताई हैं वो क्लियर होंगी। इसके अलावा आप इनको लर्न करने की कोशिश करें।